सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 8 सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि इस सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में भी जानते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब नाम, सबका नाम। तो जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे हम। पहले, नेहा नाश्ता कर रही है। नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में मीता नेहा के साथ बैठी है। नेहा अपना काम जल्दी कर लेती है। रात को नेहा 10 बजे सो जाती है। नेहा की माताजी नेहा को 6 बजे उठाती हैं। ऊपर निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं, ऊपर लिखे हुए जो वाक्य हैं, उसमें आपने क्या नोट किया कि नेहा शब्द जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है और प्रत्येक वाक्य में बार बार वही नाम लिखना या बोलना असुविधाजनक एवं अटपटा सा लग रहा है। इसलिए इस गद्यांश को हम किस प्रकार से लिखेंगे? नेहा नाश्ता कर रही है। अब दूसरी बार नेहा की जगह क्या इस्तेमाल वर्ड करेंगे हम? वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। उसके बाद तीसरे वाक्य में हम नेहा की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके। कक्षा में मीता उसके साथ बैठती है और उसके बाद वह अपना काम जल्दी कर लेती है। रात को वह 10 बजे सो जाती है। उसकी माताजी उसे 10 बजे उठाती हैं। तो अब आपने क्या देखा कि नेहा जो था वो संज्ञा शब्द है और उसके नाम के स्थान पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये थी आपकी सर्वनाम वाले शब्द जो हमने इस गद्यांश में नेहा की जगह इस्तेमाल किए हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, आपके रेड कलर के ब्लॉक में कौन सी डेफिनेशन लिखी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद किसको कहा गया है? शब्द को। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, उस, उसके, उसकी, उसे और आदि। अब उसके बाद देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमारा भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद कौन सा भेद है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा भेद है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे नंबर पे कौन सा भेद है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पाँचवें नंबर पे कौन सा भेद है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठे नंबर पे हमारा कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या दे रखे हैं? मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। अब ये हमने मैं किसकी जगह इस्तेमाल किया है? मैं जो है वो बोलने वाला खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये आपका क्या है? बोलने वाले अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है मैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरे वाक्य में क्या है? तुम प्रतिदिन व्यायाम करो। तुम प्रतिदिन व्यायाम करो। अब ये जो तुम शब्द है ये सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, सुनने वाले के लिए। तो ये तुम शब्द के योग है वो क्या है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरे वाक्य में क्या लिखा है? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब आपने देखा कि ये जो आपका प्रतिदिन विद्यालय जो है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता वाले वाक्य में आपने क्या देखा कि जो वह है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपका दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।
अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, इसके भी आगे और 3 भेद हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष, उसके बाद तीसरा क्या है हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। सबसे पहले उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष जो होता है वो जिन सर्वनाम शब्दों को हम बोलने वाला जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि जो बोल रहा है, लिख रहा है, ये अपने लिए जो इस्तेमाल कर रहा है उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। मैं, हम। अब जो मैं और हम वर्ड है ये बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और मध्यम पुरुष क्या होता है, सेकंड पर्सन, मतलब सुनने वाला या जो जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाले से जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, ठीक है। उनके लिए जो हम सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे मध्यम पुरुष वाले सर्वनाम, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे तू, तुम, आप। अब ये तू, तुम, आप किसके लिए करते हैं हम इस्तेमाल, जिससे हम सामने बात कर रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या होता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब जो अन्य व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, उन शब्दों को हम क्या करते हैं, कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे वह, वे, उस, उन, यह, ये, इस, इन, ठीक है। इसके बाद आपके अगला भेद हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन। तो जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, जैसे हम जिन सर्वनाम शब्दों से दूर या पास की किसी पर्टिकुलर दूर या पास की वस्तु के बारे में हम बोध कराते हैं, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके बुक में क्या दे रखी है, जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। तो आप इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यह, वह, ये, इस, इन अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। ये अब ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, यह, वह, वे, ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज़ होते हैं, उसमें भी इनका प्रयोग होता है। तो आपने इनके डिफरेंस को कैसे समझना है, तो अब इनमें 2 वाक्य दे रखे हैं, दोनों वाक्यों से आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। पहले वाक्य में हमारे जो हैं वो क्या दे रखा है, वह जा रहा है। अब वह का मतलब कि हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वह जा रहा है, तो ठीक है। और अगले वाक्य में दे रखा है वे घूमने गए हैं। वे घूमने गए हैं मतलब हम किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी ऐसे वाक्यों में जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं या सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ये वह जो यूज़ हुआ है, वह जा रहा है, मतलब किसी अन्य पुरुष के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए उदाहरण, वह मेरा घर है। अब यहाँ पे किसी दूर की वस्तु के बारे में बात हो रही है और लेकिन ये पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी दूर की पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो वह मेरा घर है। तो इस मतलब इशारा करके आप कर रहे हो कि वह मेरा घर है, मतलब स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हो कि वह मेरा घर है, तो इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। वे मेरी पुस्तकें हैं। वे मेरी पुस्तकें हैं, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पुस्तकों के बारे में बात हो रही है, आम पुस्तकों के बारे में नहीं हो रही है, पर्टिकुलर पुस्तकों के बारे में बात हो रही है और दूर की पुस्तकों के बारे में बात हो रही है। दूर पड़ी जो पुस्तकें हैं वो दूर हैं, तो वह इसे ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब ये जब आप किसी चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं होते हो। अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में क्या दे रखी है, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि जब जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित, मतलब वो आपके लिए कंफर्म नहीं है, वो ठीक है, निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है उसके बारे में आप, तो अनिश्चित प्राणी, पदार्थ या वस्तु के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ। अब इसकी इजी वाली डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध न कराएं। मतलब कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित
वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध ना कराएं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोनों वाक्यों में देखिए क्या डिफरेंस है। दूध में कुछ है, बाहर कोई है। अब यहाँ पे दूध में कुछ है मतलब कि आप यू आर नॉट कन्फर्म्ड कि दूध में क्या है। अब दूध में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यू आर नॉट कन्फर्म्ड, आप निश्चय नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है उसमें क्या है, तो इसलिए आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ वर्ड जो है अनिश्चितता को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई खड़ा है, अब कोई में आपको कोई भी हो सकता है, आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात नहीं बताई जा रही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि ये यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। अब इसमें दोनों में ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ये देखिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट वाली लाइन को, कि जो पहला वाक्य है दूध में कुछ है। अब ये कुछ वर्ड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है यूज़, मतलब जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कुछ वर्ड यूज़ होता है, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए आप कोई वर्ड इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लिविंग बींग्स के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो? कोई। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में आप देखिए दे रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है ये थोड़ा इजी होता है, क्योंकि इसके पीछे आपके क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और क्वेश्चन मार्क से ही आपको पता चलता है कि ये आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सबसे पहले आप देखिए जो सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन देखिए, आपकी बुक में क्या दे रखी है इसकी डेफिनेशन। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्या खरीदने आए हो, क्या खरीदने आए हो। अगला वाक्य है कौन बोल रहा है। अब ये जो क्या और कौन इस्तेमाल किए हैं ये तो संज्ञा शब्द के स्थान पर ही प्रयोग किए गए हैं ना, और प्रश्न के रूप में प्रयोग किए गए, तो इसलिए आपके ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन दोनों में भी वही डिफरेंस है कि क्या वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और कौन वर्ड जो होता है वो लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कौन, उसके लिए हम कौन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा संबंध। पांचवा भेद कौन सा है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम को बोलते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं हम? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और निश्चितवाचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं हम? डेफिनेट प्रोनाउन। तो अभी संबंधवाचक सर्वनाम को क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है। दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द। अब जो दो शब्द होते हैं वाक्य के अंदर, उन दोनों में आपस में परस्पर संबंध शो करने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसको इजी वे में डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? इजी डेफिनेशन आप ये दे सकते हो कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का आप एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो क्या होता है, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, वो प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। और ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, ये प्रधान वाक्य को, ये क्या करते हैं? प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, उनका आपस में रिलेशन शो करते हैं। जैसे जो, जिस, जिसका, जिससे, जिसे। अब इसमें आपने दो उदाहरण देखिए, आपकी बुक में दो उदाहरण क्या दे रखे हैं। जो पौधों में पानी डाल रहा है वह मेरा भाई है। अब जो शब्द जो है ये भी जिस पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है और वह भी, तो ये जो और वह शब्द जो हैं ये आपस में एक दूसरे का रिलेशन शो कर रहे हैं। और इस तरह से दूसरे वाक्य में क्या है? यह वही किताब है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है। यह वही किताब है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो, तो यह और जिसे शब्द हैं जो आपस में दोनों चीज़ों का रिलेशन शो कर रहे हैं, तो ये इसलिए आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद छठे नंबर पे आपका है निजवाचक सर्वनाम। अब निज का मतलब क्या होता है? अपना। निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए स्वयं प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन जो है ना वो दूसरे वे में लिखी है, तो आप इसी को इजीली यूज़ कर सकते हो, इजी से याद कर सकते हो कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए इस्तेमाल करता है या अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब
इसमें आप देखो कि इसमें आपको ध्यान रखने योग्य वाली बात क्या है कि आप शब्द का प्रयोग जो होता है वो पुरुषवाचक के शब्द वाक्यों में भी किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निजवाचक और ये पुरुषवाचक दोनों में ही ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इसके उदाहरण देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। सबसे पहला उदाहरण है आप इधर आइए। तो ये आप किसी को आदर दे रहे हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, आप इधर आइए। आप यह काम कर दीजिए, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप काम कर दीजिए, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह काम वह अपने आप ही कर लेगा। और जहाँ पे कर्ता जो है अपने लिए कोई वर्ड्स यूज़ करता है, स्वयं अपने लिए जो वर्ड यूज़ करता है वो आपका कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे इस वाक्य में आपको डिफरेंस तो नज़र आ ही रहा है ना अपने आप देखने में। यह काम वह अपने आप वर्ड यूज़ हुआ है अपने लिए, वो कर्ता ने वर्ड जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करा है। ठीक है, और दूसरे वाक्य में आपका क्या है, दूसरे वाक्य में आपका क्या है, मैं आप ही घर चला जाऊंगा, मैं आप ही घर चला जाऊंगा। तो इसमें आपने क्या देखा है, ये भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ये कर्ता जो है, तो ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपका अगले वाले में क्या आ रहा है, आपका अगले वाले में संबंध, सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें। अगले टॉपिक में क्या है कि सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें आपको बताई गई हैं कि क्या होता है कि कभी कभी सर्वनाम शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब वो बार बार एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल होते हैं, तो उसके एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करने से उनके अर्थ में थोड़ा विशेषता आ जाती है। तो वो क्या विशेषता आ जाती है, देखिए, जो वर्ड जो है, जो काम समाप्त कर ले घर जाता जाए। अब अगर जो वर्ड को हम एक बार इस्तेमाल करेंगे तो वो एक पर्सन के लिए यूज़ होगा, और जो वर्ड अब यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक से ज़्यादा पर्सनस को शो कर रहा है। जो काम समाप्त कर ले, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो घर चला जाता जाए। अगला वाक्य है, अगला वाला वाक्य क्या है, किस ने गृह कार्य नहीं किया। अगर हम एक बार लिखते हैं किस, तो किसने गृह कार्य नहीं किया, हम एक बंदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जब अगर हम किसने कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला कुछ, जो कुछ मैंने देखा था और सुना तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपका इसी तरह से ये बाकी के वाक्य जो हैं उनमें भी आपका इसी तरह से शो होगा। एक बार यूज़ करोगे तो एक बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक पर्सन के लिए यूज़ होगा, और ज़्यादा बार यूज़ करोगे तो वो एक से ज़्यादा के बारे में शो होगा। उसके बाद आपका अगला पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में आप देखिए, नेक्स्ट पेज में भी ये दे रखा है क्या क्या, तुम बाज़ार से क्या क्या ले आए। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें थोड़ा सा वाक्य को बोलने में इसमें एक अर्थ की विशेषता आ गई है। वहाँ कोई नज़र आ रहा था, कोई ना कोई जो तुम्हारे घर जरूर पहुँचेगा। उसके बाद दूसरे नियम में देखिए क्या लिखा है, कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में आते हैं, जैसे जो कुछ मैंने सुना अविश्वसनीय था, जो कोई बोलेगा मार खाएगा। तो ये भी वर्ड आपके इसी तरह से इस्तेमाल हुए हैं संयुक्त रूप में। उसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों के रूपांतर के नियम। सर्वनाम शब्दों के रूपांतर के क्या नियम है। सबसे पहला नियम है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द के लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप ही यूज होते हैं जिस स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम शब्द के जो लिंग और वचन है ना, वो उसके अंदर जो संज्ञा शब्द, उसके जिस संज्ञा शब्द के लिए वो प्रयोग हो रहे हैं उसके अनुरूप ही उसका लिंग और वचन का यूज़ होता है। दूसरा नियम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, एक वचन में भी हम मैं यूज़ करते हैं और बहुवचन में हम यूज़ करते हैं। तीसरा नियम क्या है, संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना नहीं होती है। मतलब संबोधन कारक जो होता है ना, जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं, तो संबोधित हम सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम संबोधित किसी को भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी ये टेबल्स दे रखी हैं, इसके बाद आपकी टेबल दे रखी है। वो टेबल देखिए आपकी क्या है, सबसे पहले है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष में आपका कौन सा वाला शब्द यूज़ होता है, मैं।
अब आपने मैं देखा, मैं जो है आपने क्या देखा इसमें, इसको एक वचन में, इसमें कर्ता, ये जो कारक चिन्ह है ना, ये कारक चिन्ह इन सर्वनाम शब्दों के साथ लगे हुए हैं, वो आपको दिख ही रहे हैं। जैसे कर्ता है, कर्ता में हमने मैं और मैंने यूज़ करा एक वचन में, तो उसको बहुवचन में क्या यूज़ करेंगे हम और हमने। ठीक है, इसी तरह आपने कर्म मुझे और मुझको यूज़ करा, मुझे और मुझको। अब इसमें आप इसको बहुवचन में कैसे परिवर्तित करोगे, हमें और हमको। तो ये सारी टेबल्स आपने अपने आप से इनको पढ़ लेना है। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 2 में पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में क्या यूज़ करते हैं हम, तू। अब इसमें भी आपका वही चलेगा, सारे कारक चिन्ह तो आपके वैसे ही लगेंगे साथ में। एक वचन में आप तू और तूने इस्तेमाल करते हो, तो उसको बहुवचन में तुम और तुमने करोगे। एक वचन में अगर आप तुझे और तुझको इस्तेमाल करते हो, तो बहुवचन में उसको हम तुम्हें या तुमको में चेंज कर देंगे। अगर आप करण कारक के साथ तुझसे और तेरे द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको बहुवचन में तुझसे और तुम्हारे द्वारा वर्ड यूज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज देखिए आप अपना। नेक्स्ट वाले पेज में आपका क्या है, वो भी इसी के आगे वाले वर्ड्स हैं। सभी कारक, मतलब जितने भी कारक चिन्ह हैं, वो सभी कारक चिन्हों को लगा कर ये एक वचन में लिखा गया है, फिर उनको दूसरे बहुवचन में दूसरी साइड दे रखा है। तीसरे में पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका वैसे ही है। इसमें आपका क्या वर्ड यूज़ होता है, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में क्या यूज़ होता है, वह। तो आपने देखा ये जितने भी कारक चिन्ह हैं, ये एक वचन में लगा के उसको फिर बहुवचन में बदला गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका कौन सा इसका शब्द यूज़ होता है निश्चय के लिए, यह है। अब इसमें भी आपने सारे कारक चिन्हों को लगा के एक वचन में आपने लिखा है, फिर उसको बहुवचन में दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया है। लास्ट में आपने देखा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम दे रखा है। अब इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक उदाहरण क्या है, कोई। अब कोई, इसमें भी सारे कारक चिन्ह लगा के ना पहले एक वचन में लिखा गया है, और फिर उन्हीं को आपने उन्हीं का दूसरा बहुवचन रूप क्या है वो उसमें आपने चेंज करके लिखा है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका देखिए, लास्ट में आपका क्या दे रखा है अगले पेज पे, इसके आगे वाले दे रखे हैं कारक के अगले वाले कारक जो हैं संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण में एक वचन रूप में वो कैसे लिखा है, और फिर उनका बहुवचन रूप है। उसके बाद नंबर 6 आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है, जो। अब इसमें भी आपको सारे कारक चिन्ह लगाकर पहले एक वचन में लिखा है, उसके बाद बहुवचन में लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 7 में आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका कौन सा उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, कौन। अब कौन को पहले सारे कारक चिन्ह लगाकर लिखा गया है एक वचन में, और उसके बाद उसको दूसरी साइड में उसके बहुवचन रूप दे रखे हैं। तो ये थे बेटा आपके सारे सर्वनाम जो थी, ये सर्वनाम के बारे में मैंने आपको अच्छे से सारे नियम बता दिए। अब ठीक है, अब इसको आप पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, और उसके पांचों सर्वनाम की परिभाषा लिख के उसके जितने भी आपके भेद हैं, उन भेदों के बारे में आप पूरा परिभाषाएं नहीं लिखनी, भेदों की परिभाषाएं आप नहीं लिखोगे, केवल भेद लिख के और उनके आगे उनके उदाहरण लिख दोगे। ठीक है। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक के उदाहरण दे दोगे। ठीक है। उसके बाद पुरुषवाचक के उपभेद कौन कौन से हैं, 3 भेद हैं। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें भी एग्जांपल दे दोगे। सेकंड उसमें निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, देन प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, और लास्ट में निजवाचक। इन सभी के आपने उदाहरण लिखने हैं। ठीक है। तो ये था आपका सर्वनाम का चैप्टर। अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे।